सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। खम्मा गणे, राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज जो हम पीटीटी का टेस्ट सीरीज सोल्व करने वाले हैं, इसमें मैंने टॉप क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। और ये जो है ना, अब मैंने क्या करूँगा, आपको पहले तो मैं करवाऊंगा, देखो ध्यान रखना, वर्ण विचार का मतलब होता है कि आपका सिलेबस का अकॉर्डिंग पहला ही बिंदु जो है आपका वर्ण विचार है, ऐसे प्रश्न करवाऊंगा। और फिर मैं आपके सिलेबस के एक एक बिंदु को पूरा करता हुआ पूरा टेस्ट सीरीज सोल्व करूंगा। उसके बाद में हम मेजर टेस्ट यानी सारे बिंदु को मिक्स करके टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं आप सभी को एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। वो क्या है? आप सोचेंगे गुरुजी यार पहले तो आप एक प्रश्न कराते थे, आज बीच में कहाँ जा रहे हो? तो अभी आपको पता चली जाएगा मैं बीच में कहाँ पे जा रहा हूँ। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो आपको देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न को ध्यान से देखना। इसका है, देखो ये क्या है, प्रश्न नंबर 12 है ना। ये एक मिनट में थोड़ा इधर इधर कर देता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाइए। ये प्रश्न नंबर 12 है, आप देख पा रहे होंगे। साथियों, क्या है इसमें कि ये पूछा जाता है आपसे, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछा जाता है। और ये उज्ज्वल है, ये साहब पीटीईटी ऐसा का ऐसा किस में आया? ये पीटीईटी एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। साथियों ध्यान देना, इस बुक से, ये गवर्नमेंट की बुक है, इस बुक से इतने सारे प्रश्न आते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो चलिए मैं लाइव चल के पेपर में बता भी देता हूँ आपको। ये देख पा रहे होंगे आप, ये पेपर है जो है हिंदी का है, और हिंदी में ये 2019 का पेपर है। साथियों यहाँ पे देखो साफ एक शुद्ध रूप होगा, ये उज्ज्वल जो है ना, तीसरा ऑप्शन सही कर रखा है। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये तो ये 2019 में आया हुआ है, आपके पीटीटी में आया हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बुक आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो क्यों ना हम इस चीज़ से आपको सोल्व करवाए। फिर देखो 11वां प्रश्न में देखता हूँ, तो ये अभी ये 11वां प्रश्न जो है ना साथियों, ये आपके अभी बीएसटीसी 31 अगस्त को 4-5 दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया था कि अनुग्रहित के शुद्ध शब्द होगा। तो साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोई भी इसको ऐसा ना सोचे कि सर ये बुक से लिए गए हैं, या आप ये देखो, इसी को मैं टाइपिंग भी कर देता ना तो ये बात वही रहती। मैं क्या कर रहा हूँ, आपका समय बचाने और मेरा भी समय बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसी टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्या है, पहले वर्ण विचार पर कर रहे हैं। वर्ण विचार जैसे हमारा खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा ये, फिर एक एक दिन में मैं एक एक टॉपिक को खत्म कर दूंगा। फिर संज्ञा, सर्वनाम, समास, इनके प्रश्न लूंगा, और फिर मैं आपसे लास्ट में सबका मिक्स टेस्ट लेकर आऊंगा। फिर उसको मॉडल पेपर बोल देंगे हम। तो साथियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। देखो बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, अभी मैं सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, बीच बीच में बताऊंगा। तो बीच बीच में उन बातों को आप ध्यान से सुनना, और वो बातें आपके लिए काम की रहेगी। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आपसे पूछा जाता है, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से मूल स्वर है। बिल्कुल साफ पीटीटी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जिस भी मेरे साथीगण ने पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो वो उसको पता होगा। साथियों मैं ना आज 10 बजे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर आज, ठीक है। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपकी जो सारे जो भ्रम है ना, ये हमारे पीटीटी के एग्जाम को लेकर, सब दूर हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको एग्जाम कब होगा और उसकी कट ऑफ कितनी निकल सकती है, साइंस वालों की कट ऑफ कितनी होती है, सीटें कितनी है, इन टॉपिकों को लेकर मैंने वीडियो बनाया। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5-6 मिनट का वीडियो, आराम से देख लेना उसको, और वो उस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों तो पहला प्रश्न का जो उत्तर सभी जने देंगे मेरे को। देखो ये मैंने इसको नीचे इसलिए रख रखा है कि ये क्या है कि आपको प्रिंटेड आंसर है वो दिखे नहीं, इसलिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये पूछना कि निम्न में से मूल स्वर है, क्या है मूल स्वर? तो मूल स्वर क्या क्या होते हैं साथियों, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। मेरी व्याख्या जो होती है ना, ये आपके लिए प्रश्न का रूप होती है। ए, ई, उ, री, ये जो होते हैं ना, ई, उ, री, ये क्या होते हैं साथियों? मूल स्वर होते हैं। ध्यान देना, ए, ई, उ, री जब भी आपको दिखाई देता है, ये बीएसटीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये साथियों। बीएसटीसी 2013 में ये आया हुआ प्रश्न है ये, कि और ऑप्शन भी यही थे, मूल स्वर कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया था उसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान देना, देखो ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमारा क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रख लेना है कि ए, ई, उ, री, ये क्या होते हैं? हमारे मूल स्वर होते हैं। अब ये ओ और ए जो दिखाई दे रहे हैं, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। और ये अंग जो दिखाई दे रहा है ना आपको, अंग, ये क्या हो जाएगा आपको? ये अंग जो है ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, अयोग वाह है। आपको ये हो जाएगा अयोग वाह, अयोग वाह। ये ध्यान रखना, ये न तो स्वर के अंदर आता है न व्यंजन के अंदर आता है, ये अलग ही होता है। क्या ये वर्ण के अंदर आता है? न तो ये स्वर के अंदर आता है न व्यंजन के अंदर आता है, ये वर्ण के अंदर आता है, अयोग वाह। इनकी संख्या कितनी हो जाए? अयोग वाह की संख्या 4 होती है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आता है। देखो दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न आपको नीचे दिखाई देंगे साथियों। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे आपको प्रिंटेड आंसर दिख जाए, इसलिए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। देखो ये पूछना चाहता है आपसे कि
स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं ना, देखो स्वर है, मान लो ये देखो ये स्वर है और इसके ऊपर ये बिंदु जो लग रहा है ना, इससे क्या बोलेंगे हम, ये पूछना चाहता है। अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और हल चिन्ह बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो जल्दी से बताइए मुझे, आपको आंसर कैसे करना? देखो जैसे पहले का आंसर हमारा क्या था, तो एक लिख के क्या लिख देना आपको, एक लिख के क्या लिख दो, चाहे एक लिख कर एक लिख दो, चाहे एक लिख कर ए लिख दो, आपकी जो भी मर्जी हो लिखो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना साथियों, इसे अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो इसको तो अनुस्वार बोलते हैं, और ऐसा जो लिखता है ना ये, इसको अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक तो इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। विसर्ग क्या होता है साथियों? विसर्ग जो दो बिंदियां लगाते हैं ना हम ऐसे, इसको विसर्ग बोलते हैं। हलंत क्या होता है? तो हलंत भी बता दूं, जब भी हम किसी वर्ग, जैसे कि क वर्ग लिखते हैं हम, क्या नीचे आडी लाइन जो खींचते हैं ना, इससे क्या बोलते हैं हम? आडी लाइन को, तिरछी लाइन को हलंत बोलते हैं। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आता है, थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ ताकि आपको ये दिखने में कोई समस्या नहीं हो। ये पूछना चाहता है आपसे, तीसरा प्रश्न जो है ये पूछना चाहता है कि अनुस्वार का कोमल रूप होता है। अनुस्वार जो होता है ना, उसका कोमल रूप होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्वर के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार का उदाहरण है आपके लिए। तो अनुस्वार का कोमल रूप जो होता है ना, इसको कहते हैं हम क्या? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुनासिक। क्यों? क्योंकि ये इसका कोमल रूप हो जाता है। देखो अनुनासिक, ये अनुस्वार जो होता है ना, संस्कृत में चलता है, जटिल रूप होता है, और इसका कोमल रूप हिंदी में अनुनासिक होता है। मूल स्वर क्या होते हैं? ए, ई, उ, री। निम्न बिंदु क्या होता है? तो निम्न बिंदु का मतलब होता है साथियों, ध्यान रखना, जो नीचे बिंदु लगता है ना, ये जैसे फैक के नीचे लगता है, ये इसको निम्न बिंदु। और विसर्ग का मतलब मैंने बता दिया, दो टिप्पियां जो लगती है ना, जैसे मान लो किसी के, मेरे को विसर्ग लगाना है, तो मान लो ये विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है दो, पीछे जो दो टिप्पियां लगती है ना, जैसे कि मान विसर्ग का उदाहरण में बता दो आपको, नमः हम लिखते हैं ना, नमः, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये विसर्ग हो जाएगा। नमः हम ऐसे लिखते हैं, गणेशाय नमः ऐसा लिखते हैं ना, तो वही वाला हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला ये अनुनासिक आ गया आपका। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों, ध्यान देना। अगला प्रश्न जो है ना, ये आपसे ये पूछा जाता है कि, देखो ये प्रश्न है आपसे, ये पूछा जाता है कि आपको क्या बताना है। थोड़ा मैं इसको क्या करूँ साथियों, छोटा कर दूँ ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या बताना है कि निम्न बिंदु का उदाहरण है। मैंने बताया ना अभी बिंदु किसके, हम बिंदु ख, देखो क, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, क के नीचे हम बिंदु लगाते हैं, हम ख के नीचे बिंदु लगाते हैं, हम ज के नीचे बिंदु लगाते हैं, फ के नीचे लगाते हैं। तो ये बिंदु जो लगता है ना साथियों, ध्यान देना, इस बिंदु को हम कहते हैं निम्न बिंदु। क्या कहते हैं? निम्न बिंदु। तो निम्न बिंदु का उदाहरण क्या? फन। फन जो है ना, निम्न बिंदु का उदाहरण है। और ध्यान रखना, ये ऐसे लगते हैं, ये यहाँ पे लगते हैं नुक्त, ये और यहाँ पे क्या लग जाएगा? ख के नीचे भी लगता है, ऐसे कुछ शब्दों के नीचे लगता है, अरबी फारसी का सिंबल होता है ये। अब देखो कंचन में ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, ये विसर्ग है। साथियों ध्यान देना, सबसे बड़ा उदाहरण ये कंचन जो लिखा हुआ है ना, ये किसका उदाहरण है? तो अनुस्वार का उदाहरण है, अनुस्वार का। ये अनुनासिक का है, और ये किसका हो जाएगा आपके? ये जो हो जाएगा ये विसर्ग का हो जाएगा। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर मैं पेश करता हूँ साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो सब जने ध्यान से देखेंगे इनको। देखो क्या कहना चाहता है ये आपसे, ये कहना चाहता है, आपको बताना है क्या कि संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। संयुक्त स्वर जो होते हैं ना, ध्यान रखना, मूल स्वर से वो निर्मित होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो साहब संयुक्त स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर होते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन का भी मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न जो आता है, ये पूछना चाहता है आपसे कि क्या, अरे ये तो प्रश्न थोड़ा ज़्यादा ही ये हो गया, ठीक है ना साथियों। तो मैं अगला ऑप्शन इसमें दिखेगा, तो वैसे आपको पता चल जाएगा ये अगला ऑप्शन क्या है। थोड़ा प्रश्न ऐसा टेढ़ा हो गया ना साथियों, तो इस कारण से मैं बता दूं आपको कि ये पूछा जाए कि निम्न में से अशुद्ध है ना। आप सबको पता चल रहा होगा, हम श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार हम नहीं लिखते क्या? श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये अशुद्ध शब्द होगा। बाकी तो नैतिक सही है हमारा, आदरणीय सही है, और ऐश्वर्य बिल्कुल सही। ध्यान रखना, ऐश्वर्य में बड़ी ये आई आती है, ध्यान रखना, कोई ए जो लगाता है ना, ये ध्यान रखना क्या आती है? ऐश्वर्य में आई की मात्रा आती है, ऐश्वर्य होता है, नहीं कि ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य होता है, ठीक है। आदरणीय में ये मात्रा आती है, छोटी मात्रा कोई भी नहीं लगा। नैतिक में दो मात्रा आती हैं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो है आपके लिए स्क्रीन पर आता है, अच्छा इसमें सब प्रश्न टेढ़े आएंगे, कोई नहीं साथियों, हम ध्यान रखना। इसमें देखो हम बता सकते हैं कि इसका उत्तर बता देंगे हम। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रयोग जिसमें हुआ है वह है। तो देखो आप खुद बताओ मेरे को, अनुस्वार का प्रयोग किसमें हुआ होगा? तो आप देख के बता सकते हो, पंकज में अनुस्वार का प्रयोग होगा, ठीक है कि नहीं होगा? पंकज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जो ऊपर बिंदी लगती है रेखा के, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके लिए आता है, देखो स्क्रीन पर यह आ गया है। अगला प्रश्न ये आपसे पूछना चाहता है कि आपको बताना है क्या, आपको ये बताना है कि स्वर से, स्वर है, ध्यान देना साथियों, क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि स्वर से रहित व्यंजन का ठीक रूप जिस चिन्ह से सूचित किया जाता है वे। साथियों आज वाली समस्या को थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं, कल मैं आपके लिए यहाँ पे क्या
एक यहाँ पे अलग ही एक बना दूंगा, यहाँ पे मतलब एक लोगो टाइप में कोई पर्दा वर्दा लगा दूंगा, या आपके BSTC के लिए कुछ मतलब PTT के लिए कुछ लिख दूंगा, ताकि आपको क्या है कि ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ आ जाए। तो आ जाए तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं कह रहा है कि स्वर से रहित, स्वर से रहित। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, क है, तो ये क जो है ना, इसे दो दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या आ जाएगा इसमें क आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा अ आ जाएगा। तो क तो क्या है इसमें, क जो है ना, ये तो हमारा क्या है इसमें व्यंजन है, ये क्या है स्वर है। तो ये बोल रहा है स्वर से रहित व्यंजन का ठीक रूप जो होता है ना, वो होता है हमारा हलंत। और मूल स्वर क्या होते हैं मैंने बता दिया। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन दूसरों से मिलकर बनते होते हैं। और निम्न निम्न बिंदु मैंने बता दिया आपको। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, ये कहना चाहता है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण जो है ना, अनुनासिक वर्ण कौन सा हो जाएगा। साथियों ध्यान देना, अनुनासिक वर्ण जो होगा ना, ये हो जाएगा। ये अनुनासिक वर्ण है, क्यों, क्योंकि जो पांचवा वर्ग का पांचवा अक्षर होता है ना, पंचमा अक्षर, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। बाकी ये च जो हो जाएगा ना, च क्या हो जाएगा, तो च का मैं बता दूं आप सभी को कि च जो है ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा तालव्य। और ये तय जो है ना, तय दंत्य हो जाएगा। और ये जो है ना हमारा ज्ञ, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन बोल सकते हो आप इससे। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आपके आता है, देखो अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये आपसे ये पूछना चाहता है साथियों, ध्यान देना, ये आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि जिन जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें अन्य का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश करता हूँ। ये कहना चाहता है, देखो अशुद्ध शब्द है, अनुग्रहित, संग्रहित, कर्तव्य, ढक्कन। तो ध्यान देना, ढक्कन भी सही है, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं आप देख पाओगे। लेकिन ये अनुग्रहित जो है ना, ये गलत है शब्द है। अनुग्रहित गलत क्यों है साथियों, ध्यान देना, ये करेक्ट शब्द जो होता है ना, ये होता है अनुग्रही भी लगा सकते हैं और ग्रह भी लगा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन मात्र बड़ी आएगी इसमें, ग्रहित, अनुग्रहित भी होता है, ध्यान रखना, अनुग्रहित भी होता है और अनुग्रहित, दोनों में से कोई सी भी लगा दो, इनको शुद्ध माना जाएगा। लेकिन ये जो होगा ना, ये ध्यान रखना, ये करेक्ट शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा आती है तो सही हो जाता। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है आपके लिए स्क्रीन पर, ये आता है, देखो ये प्रश्न आप सही हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आपको। तो इनको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं वापस, देखो बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है साथियों, ओके। तो यहाँ पे क्या 12वां प्रश्न ये पूछना चाहता है आपसे, 12वां प्रश्न क्या पूछना चाहता है, पढ़ो इसको कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है। निम्न में से अशुद्ध शब्द मैंने बता दिया है कि निम्न में से, सॉरी देखो गलत, मैंने भी गलत पढ़ लिया, आप क्या पढ़ोगे, इसको सही पढ़ोगे। निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो उज्ज्वल हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। बाकी ये शब्द देखो, वाल्मीकि अशुद्ध शब्द है, महतु जो है, ध्यान रखना, महतु अशुद्ध शब्द है, ये सब अशुद्ध शब्द है। लेकिन उज्ज्वल क्या है, इसमें शुद्ध शब्द है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो आता है वो ये कहना चाहता है आपसे कि वर्ण होता है, वर्ण जो होता है ना क्या होता है, तो अक्षरों का समूह होता है, लिपियों का समूह होता है, पदों का समूह होता है, ध्वनियों का समूह होता है। तो ये अक्षर जो होता है ना, ध्यान रखना, क्या सॉरी, वर्ण जो होता है ये क्या किसका, ध्वनियों का समूह होता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आ जाता है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न यह होता है कि आपको बताना है कि निम्न में से जिसका खंड नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिसका खंड नहीं किया जाता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि साथियों, ध्वनि का खंड नहीं हो सकता, बाकी इसका खंड हो सकता है, इनका सबका खंड हो सकता है। पद जो होता है ना, पद को मतलब होता है जब हम शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो उसे पद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है आपके लिए, देखो ये आ चुका है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर होते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है साथियों, सभी जने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, आपके पे आ सकता है ये प्रश्न। तो आपसे क्या पूछना चाहता है, ये प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि ध्यान देना कि दंत्य वर्ण है, तो आप बोल के देखो, दंत से कौन बोला, क ख ग घ, नहीं साहब ये तो कंठ से बोले जा रहे हैं, त थ द, बिल्कुल ये क्या है हमारा, दंत्य हो जाएगा। तो दंत्य क्या आंसर रहेगा, करेक्ट। मैं अब इसकी व्याख्या करता हूँ, व्याख्या को आप ध्यान से देखोगे साथियों, व्याख्या जो है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। ये तो हमारे क्या हो जाएगा, ये तो कंठ्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंठ्य, ये तो हो जाएंगे कंठ्य हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये हो जाएंगे दंत्य, दंत्य हो जाएंगे। और ये क्या जाएगा हमारा, ये जो होगा ये हो जाएगा ओष्ठ, प फ भ भ, ये ओष्ठ हो जाएगा। और ये हो जाएगा तालव्य। तो इनको याद रखना है ऐसा का ऐसा। अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर, यह आ गया कि ओष्ठ्य वर्ण समूह है। ओष्ठ्य वर्ण समूह है कौन सा, इसमें ओष्ठ वाला होगा, तो अभी मैंने बताया आपको प फ भ ओष्ठ वाला होता है। ये अनुनासिक या अनुस्वार वाला होता है, ये हमारा कंठ्य होता है, ये वाला हमारा दंत्य होता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आ चुका है, ये आपसे पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुनासिक वर्ण जो होंगे ना, मैंने बताया कि अब आपको जो पंचमा अक्षर होते हैं, जैसे कि यह हो जाएगा ग य न न म, ये क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
और गैस का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। बाकी मैंने बता ही दिया कि क्या आ जाएगा, ये अलग अलग दैर्घ्य के तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते उसमें। अब जो अगला प्रश्न आ जाएगा देखो, ये आ गया क्या कि ये लो साहब, इसमें जो आ जाएगा ये आ जाएगा कि निम्न में से किसका निजी उच्चारण स्थल नहीं है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे विसर्ग हैं, विसर्ग, इनका कोई भी, विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदियां जो होती है ना, ये देखो स्वर का है, हमारे अनुनासिक का है, चंद्र बिंदु का है, लेकिन विसर्ग का कोई भी क्या नहीं है, इसका निजी, निजी का मतलब खुद का क्या नहीं, उच्चारण नहीं है इनका। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो आता है आपके, वो आता है देखो, आपको बताना है इसमें ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कि ये कह रहा है कि जिस शब्द से हलंत का प्रयोग नहीं हुआ वो है साथियों। हलंत मतलब हलंत का प्रयोग हुआ है वो है। देखो मैं भी गलत इसलिए पढ़ के बताता हूँ कि आपकी एक बार क्या करो, आप भी गलत मतलब पढ़ो, और देखो मैं जैसे लगा देता कि निम्न में से हलंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ वो है, तो आप मात्र सब लगा सकते थे इसमें, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। हलंत का मतलब होता है, मैंने बताया कि वर्ण के नीचे जो आडी रेखा होती है ना, उसे क्या कहते हैं, हम हलंत कहते हैं। तो बताओ राजन में, राजन का मतलब होता है राजा, इसमें आपको आडी रेखा दिखाई दे रही है, तो ये क्या जाएगा, हलंत चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना साथियों, कई बार तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि चिन्ह का शुद्ध रूप होगा। ध्यान रखना, बहुत सा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चिन्ह में है आधा होता है, न पूरा होता है, ध्यान रखना ये। ठीक है साथियों, और इसको और किस रूप में लिख सकते हैं चिन्ह को, तो हम चिन्ह को ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना कैसे, मैं बता दूं आपको। चिन्ह जो होता है ना, चिन्ह को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देना साथियों। तो कई बार मेरे साथीगण गलत कर देते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना आप। 21वां प्रश्न जो आता है ये बोल रहा है कि देखो ध्यान रखना, बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है ये, प्रश्न भी बीएसटीसी में अभी आया हुआ प्रश्न है कि अशुद्ध वर्ण युक्त शब्द हैं। तो ध्यान रखना कौन सा, अशुद्ध का मतलब होता है निरोग, ध्यान रखना निरोग, निरोग ये जो है ना डायरेक्ट दिया हुआ है कि अशुद्ध शब्द है, और निरोग जो है ना ये अशुद्ध शब्द हो जाता है उसमें साथियों। समझ में आ रही है आपको ये चीज, बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न की ओर देखो, श्रृंगार सही है, अन्न अधिकार भी सही है, कैलाश भी सही है, इसमें क्या जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। ये आपसे पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि विषय, ये व्यंजक विषय अशुद्ध है, मतलब कि व्यंजन के विषय में अशुद्ध शब्द है। तो देखो उज्ज्वल तो आपने देखा भी सही है, ये मिष्टान सही है। तो ध्यान रखना ये जो होता है ना सौंदर्यता, ये जो है ना व्यंजन के रूप में क्या है, ये अशुद्ध है। बाकी महत्व देखो, महत्व ऐसे लिखते हैं साथियों, ध्यान देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके 5 से 7 प्रश्न आते हैं शुद्ध और अशुद्ध के, हवा भी नहीं लगेगी फिर। अगला प्रश्न जो आता है आपके, अगला प्रश्न आ चुका है देखो, द्वित्व का मतलब होता है दो आपस में जुड़े हुए। ये बोल रहा है कि द्वित्व जो है ना व्यंजन विषय अशुद्धि है। तो ध्यान रखना इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क। शस्त्र ये जो है ना ये गलत है, बाकी सामर्थ्य सही है, अमावस्या सही है, और सदृश्य सही है। अगला प्रश्न जो है ये लास्ट प्रश्न है, ये आ जाएगा आपके सामने। ये पूछना चाहता है आपसे कि ड वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखना इनका कभी भी आरंभ में, शब्द के आरंभ में इनका कभी प्रयोग नहीं होता है, बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता है, लेकिन कभी भी इनका आरंभ में नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के 24 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओगे। यदि आपको अच्छे लगे हो तो भी आप मेरे को कमेंट करोगे, और अच्छे नहीं लगे तो भी आप मेरे को कमेंट करोगे, ताकि मेरे को इससे क्या होगा कि फिर आप अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हमें तो टाइपिंग वाले करवाओ, तो हम टाइपिंग करा देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है साथियों। लेकिन आज जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर देंगे। तो जो भी मेरे साथीगण पीटीईटी है, पीटीटी 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस अपने मित्र उनके पास आप सेव जरूर करोगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लोगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज वो 10 बजे वाला वीडियो जरूर देखोगे सभी जने।